हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में सुनने वालों का बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो बात है 18 मई 1974 की। वो दोपहर का समय था, करीब 3:30-4-5 राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। एकदम शांत इलाका। बिल्कुल, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है और अचानक से वो जमीन कांप उठती है। एक जोरदार धमाका। हाँ, ऐसा धमाका कि पूरी जमीन हिल जाती है। मतलब ये कोई आम धमाका नहीं था और नहीं कोई प्राकृतिक भूकंप था। ये था स्माइलिंग बुद्धा। सही कहा, भारत का पहला सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट। और इस एक धमाके ने ना अमेरिका, यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ाकर रख दी थी। एकदम सन्न रह गए थे वो लोग। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सफर पर बात करने वाले हैं कि कैसे भारत एक विकासशील देश से न्यूक्लियर सुपर पावर बन गया, जो कि एक बहुत ही लंबी और मुश्किल यात्रा थी। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार है डॉकमैन यूट्यूब चैनल का एक बेहद ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो। हाँ, मैंने भी देखा है, वो काफी डिटेल में है। बहुत डिटेल में। वो वीडियो 1974 और 1998 के जो पोखरण परीक्षण हुए थे उनकी पूरी इनसाइड स्टोरी को खोल कर रख देता है। तो इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स और खतरनाक खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे से एक विकासशील देश ने अपना परमाणु कार्यक्रम इतना सफल बनाया। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये विषय अपने आप में किसी बेहतरीन हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ यार, एकदम फिल्मों जैसा लगता है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा को गहराई से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के उस खौफनाक दौर में, हिरोशिमा और नागासाकी वाले समय में। हाँ, जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बम गिराए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। उस तबाही का मंजर तो खैर कल्पना से भी बाहर है। सही बात है। उस भारी तबाही ने महज 1 हफ्ते के अंदर जापान को बिना शर्त सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और इसी घटना ने दुनिया भर के देशों को परमाणु हथियारों की असली और विनाशकारी ताकत का एहसास कराया। मतलब एक नई तरह की हथियारों की रेस शुरू हो गई थी वहां से। एकदम सही। अगर हम इसके कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी को देखें ना, तो 1949 में रूस ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर 1952 में यूके ने, 1960 में फ्रांस ने, और फिर चीन भी आ गया इसमें। हाँ, 1964 में चीन ने भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में मतलब एंट्री मार ली। और जिस समय दुनिया के ये ताकतवर देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे, उसी समय भारत में भी ना न्यूक्लियर साइंस को लेकर एक अलग तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बिल्कुल, हमारे देश के लेजेंडरी वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा इस दिशा में कमाल की दूरदर्शिता दिखा रहे थे। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इस शुरुआती रिसर्च के लिए जो फंडिंग आई, वो सरकार से नहीं आई थी। हाँ, वो सरकार के खजाने से नहीं आई थी, वो JRD टाटा जी की तरफ से आई थी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। एक प्राइवेट उद्योगपति ने देश के भविष्य के लिए रिसर्च को फंड किया था। तो डॉक्टर भाभा लगातार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को समझा रहे थे कि भारत को भी न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। और नेहरू जी इस अत्याधुनिक विज्ञान में गहरी दिलचस्पी तो रखते थे, लेकिन उनका रुख एकदम स्पष्ट था। शांतिपूर्ण उपयोग वाला रुख। हाँ, नेहरू जी का विजन इस तकनीक को लेकर पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। उन्होंने 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसे आज हम बार्क कहते हैं, ही सीमित रहेगा। मतलब बम बनाने का कोई इरादा नहीं था। उस समय भारत का कोई इरादा बम बनाने का नहीं था। लेकिन कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इरादे बहुत जल्दी बदल जाते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक ही झटके में दशकों पुरानी नीतियां बदलनी पड़ जाती हैं। 1962 का युद्ध। हाँ, 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। उस युद्ध में भारत को न सिर्फ अपने कई वीर जवानों को खोना पड़ा, बल्कि अक्साई चीन की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी चीन के कब्जे में चली गई, जो कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बहुत बड़ा, खासकर लीडरशिप के लिए। और अभी देश इस राष्ट्रीय झटके से उभर भी नहीं पाया था कि 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया।
और फिर पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। जी, इसके ठीक एक साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अब दबाव चरम पर था। दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने का एहसास, और उसमें भी एक दुश्मन के पास परमाणु हथियार का होना। ये तो सीधे अस्तित्व पर खतरा था। बिल्कुल, ये किसी भी देश के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा था। इसी भारी दबाव को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अंततः 1965 में भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। लगा कि अब काम तेजी से होगा। हाँ, ऐसा लगा कि अब भारत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन जनवरी 1966 का महीना भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ। दो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। हाँ, एक ही महीने के अंदर दो ऐसी रहस्यमयी और दर्दनाक त्रासदियां हुई जिसने पूरे देश के मनोबल को झकझोर कर रख दिया। पहले यूरोप में आल्प्स की पहाड़ियों पर एक भयानक प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी भाभा की जान चली जाती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी महीने ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। एक ही महीने में भारत ने अपने उन दो सबसे अहम स्तंभों को खो दिया जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के सूत्रधार थे। और ये आज तक एक विवादित विषय है। बिल्कुल, कि क्या ये महज एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था या फिर उभरते हुए भारत को रोकने के लिए किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की गहरी साजिश। जो भी हो, इस दोहरे झटके ने भारत के न्यूक्लियर सपनों पर कुछ समय के लिए एक भारी ब्रेक जरूर लगा दिया था। हाँ, और देश उस वक्त आर्थिक मोर्चे पर भी काफी संघर्ष कर रहा था। अमेरिका और रूस जैसे देशों से मिलने वाले अनाज पर भारी निर्भरता थी। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उतनी। एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था और इस तरह के गुप्त प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अलग से बड़ा बजट भी नहीं था। लेकिन फिर इतिहास का एक और पन्ना पलटता है। 1971 का युद्ध। जी, आता है 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसने भारत की जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक सोच को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। खासकर वो नेवल स्टैंड ऑफ। बिल्कुल, खासकर 1971 के युद्ध के दौरान हुआ वो नेवल स्टैंड ऑफ। 1971 का वो नेवल स्टैंड ऑफ आधुनिक इतिहास की सबसे तनावपूर्ण घटनाओं में से एक है। मैं तो जब इसके बारे में पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का सबसे खतरनाक बेड़ा भेज दिया। वो टास्क फोर्स 74? हाँ, अमेरिका का टास्क फोर्स 74, जिसमें 75,000 टन क्षमता वाला उनका विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज शामिल था। वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। इस पर 70 से ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट्स तैनात थे। और इतना ही नहीं था जी, दूसरी तरफ से ब्रिटिश नेवी अपने बेड़े के साथ अरब सागर से भारत को घेरने के लिए आगे बढ़ रही थी। मतलब दोनों तरफ से एक जबरदस्त घेराबंदी थी। और भारत के पास इनका सामना करने के लिए क्या था? हमारा INS विक्रांत, जो कि साइज में काफी छोटा था। हाँ, जिसकी कुल क्षमता लगभग 20,000 टन थी और उस पर करीब 20 फाइटर जेट्स तैनात थे। INS विक्रांत अपनी पूरी शान और बहादुरी के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार तो था, लेकिन ताकत का अंतर बहुत था। बहुत ज्यादा। कागज पर देखा जाए तो ताकत का ये अंतर डरा देने वाला था। 75,000 टन के मुकाबले सिर्फ 20,000 टन। ऐसे में भारत ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ को एक अर्जेंट मैसेज भेजा। और उस समय रूस ने जो किया वो भू राजनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, रूस ने बिना समय गंवाए प्रशांत महासागर से अपने क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस परमाणु पनडुब्बियों को भारत की मदद के लिए रवाना कर दिया। और वो समुद्र में ऊपर भी आ गई थी। हाँ, रूसी पनडुब्बियां बीच समुद्र में ऊपर आ गईं ताकि अमेरिकी बेड़े को ये साफ संदेश मिल जाए कि अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो उन्हें सीधे सोवियत संघ की परमाणु ताकत का सामना करना पड़ेगा। रूस की इस भयानक न्यूक्लियर घेराबंदी को देखकर ना अमेरिका और UK के फ्लीट को उल्टे पांव पीछे हटना पड़ा। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो इस घटना ने भारतीय लीडर्स के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए साफ कर दी कि खुद की ताकत होना जरूरी है। जी, इस स्टैंड ऑफ ने ये साबित कर दिया कि जब दुनिया के सुपर पावर्स आपको धमकाने आए तो आपकी कितनी भी बड़ी और बहादुर पारंपरिक सेना क्यों न हो, वो काफी नहीं होती। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का सामना करने और वैश्विक मंच पर अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार होना कोई शौक नहीं बल्कि एक परम अनिवार्यता बन चुका था। और
इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ा कूटनीतिक खेल भी चल रहा था, एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वो तो पाखंड के हद थी। बिल्कुल, ये ट्रीटी असल में दुनिया के शक्तिशाली देशों की दोहरी नीति का सबसे बड़ा और खुला उदाहरण थी। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, इन पांचों देशों ने खुद तो खूब न्यूक्लियर टेस्ट किए, बड़े बड़े बम बना लिए, लेकिन अब वो एनपीटी के जरिए पूरी दुनिया पर ये नियम थोप रहे थे कि कोई और देश ये तकनीक विकसित नहीं कर सकता। उनका तर्क था कि दुनिया को सुरक्षित रखना है। हाँ, लेकिन भारत ने इस पाखंड को मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत का तर्क बहुत सीधा था, या तो पूरी दुनिया अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दे और दुनिया पूरी तरह से परमाणु मुक्त हो जाए, या फिर भारत भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो भारत ने साइन नहीं किया। भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया और यहीं से भारत की कूटनीति एक नए और ज्यादा आक्रामक दौर में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी के समय में? जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरे जोर शोर से जारी रखने का फैसला किया। और इस बार इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी यानी गोपनीयता का जो स्तर रखा गया वो चकित कर देने वाला था। बहुत ही ज्यादा गुप्त था वो। सुनने वालों को शायद यकीन ना हो कि एक लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक को इसकी कोई भनक नहीं थी। बिल्कुल, पूरे भारत में सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्हें इस मिशन के अंतिम लक्ष्य की पूरी जानकारी थी। इस असंभव से दिखने वाले काम को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों की 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे बाग के डायरेक्टर राजा रमन्ना और दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे डीआरडीओ के डायरेक्टर बीडी नाग चौधरी। ये बहुत ही काबिल लोग थे। बहुत काबिल। इन दोनों टीमों को मिलाकर कुल 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन इन 75 वैज्ञानिकों के सामने जो तकनीकी चुनौतियां थी वो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, जो हमारे पास था ही नहीं। भारत के पास तो प्लूटोनियम की भारी कमी थी। ट्रॉम्बे का जो पुराना फीनिक्स रिएक्टर था जिससे प्लूटोनियम मिल सकता था, वो पहले ही तकनीकी कारणों से बंद हो चुका था। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। 1973 में चल रहे पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चलते हुए रिएक्टर को बंद करना कोई आसान फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस चलते हुए रिएक्टर को बंद करके उसके अंदर से प्लूटोनियम निकाला गया ताकि उसे इस पहले सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और तकनीकी चुनौतियां सिर्फ प्लूटोनियम के जुगाड़ तक सीमित नहीं थीं। बम का एक सबसे जटिल और संवेदनशील हिस्सा होता है न्यूट्रॉन इनिशिएटर। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। आसान भाषा में समझें तो ये वो छोटी सी डिवाइस है जो एकदम सही समय पर माइक्रोसेकंड के टाइमिंग के साथ न्यूट्रॉन छोड़ती है, जिससे बम के अंदर चेन रिएक्शन शुरू होता है और धमाका होता है। इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इतना मुश्किल था कि अमेरिका और रूस जैसे देशों के भी पसीने छूट गए थे। लेकिन भारत के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वासुदेव अय्यर ने अपनी शानदार बुद्धिमत्ता से इसे पूरी तरह स्वदेशी तरीके से सफलतापूर्वक बना लिया था। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब बम बनकर लगभग तैयार था तो सबसे बड़ा सवाल था कि टेस्ट आखिर किया कहाँ जाए। कोई ऐसा इलाका चाहिए था जहाँ घनी आबादी ना हो और भौगोलिक स्थिति भी सही हो। हाँ, जहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो नुकसान कम से कम हो। इसके लिए चुना गया राजस्थान का तपता हुआ थार रेगिस्तान, पोखरण। और फिर आता है इतिहास का वो पन्ना। 18 मई 1974 दोपहर 3:45 बजे वैज्ञानिकों ने अंतिम कमांड दी और बटन दबाया गया। ये एक अंडरग्राउंड टेस्ट था, यानी बम को जमीन के काफी नीचे एक गहरे शाफ्ट में रखकर फोड़ा गया था जी। और ये 12 किलो टन क्षमता का एक इम्प्लोसिव बम था। इम्प्लोसिव बम का सीधा सा मतलब यह है कि बम के अंदर का जो विस्फोटक दबाव है वो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर कोर की तरफ फटता है, जिससे प्लूटोनियम पर दबाव पड़े। हाँ, इससे प्लूटोनियम पर इतना भयंकर दबाव पड़ता है कि वो क्रिटिकल मास पार कर जाता है और एक विशाल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और जमीन के नीचे टेस्ट करने का कारण रेडिएशन रोकना था। बिल्कुल, जमीन के नीचे टेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन हवा में ना फैले और किसी भी तरह का पर्यावरणीय विनाश ना हो। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। एकदम परफेक्ट।
लेकिन जैसे ही ये धमाका हुआ और सिस्मोग्राफ पर इसके झटके रिकॉर्ड हुए, दुनिया भर की राजधानियों में हड़कंप मच गया। इस धमाके की गूंज वॉशिंगटन से लेकर ओटावा तक सुनाई दी। अमेरिका की तो नींद उड़ गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तो मानो रातों की नींद ही उड़ गई थी। उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा था कि भारत जैसी तीसरी दुनिया का देश, जिससे वो केवल विदेशी फंड्स और अनाज की मदद पर निर्भर मानते थे, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? हाँ, उनकी अत्याधुनिक जासूसी सैटेलाइट्स और CIA के विशाल नेटवर्क की नाक के नीचे से इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर सकता है? और कनाडा का रिएक्शन तो और भी ज्यादा तीखा था। कनाडा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उनकी तकनीक इस्तेमाल हुई थी। दरअसल इस टेस्ट में जो प्लूटोनियम इस्तेमाल हुआ था वो उसी हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक की मदद से बना था जो कनाडा ने भारत को दी थी। और उन्होंने वो शांतिपूर्ण काम के लिए दी थी। हाँ, कनाडा ने वो तकनीक शांतिपूर्ण बिजली उत्पादन के लिए दी थी। इस टेस्ट के बाद कनाडा इतना नाराज हुआ कि उसने तुरंत भारत के साथ अपने सारे न्यूक्लियर सहयोग और प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए और प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। दुनिया भर के विकसित देशों ने मिलकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बौखलाहट का नतीजा था कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG का गठन किया गया, ताकि भविष्य में भारत को दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर रिसोर्स या तकनीक सप्लाई ना कर सके। 1974 के स्माइलिंग बुद्धा के बाद दुनिया को लगा कि उन्होंने कड़े प्रतिबंध लगाकर और NSG बनाकर भारत को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ लिया है। उन्हें लगा अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका मानना था कि बिना बाहरी मदद के भारत अब कभी कोई एडवांस्ड हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारी कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। 1990s का दशक। जी, अब हम आते हैं 1990s के दशक में। यह बात है 1995 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने महसूस किया कि बदलते वैश्विक हालात में भारत को अपने हथियारों को और आधुनिक बनाने के लिए एक बार फिर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन 1995 के उस प्रयास में ना भारत से एक बड़ी चूक हो गई थी। सीक्रेसी में थोड़ी कमी रह गई। सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया था। हाँ, अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट्स जो अब 1974 के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी थी, उन्होंने पोखरण में हो रही हलचल, केबल्स और मिलिट्री ट्रकों की आवाजाही को पकड़ लिया। और फिर दबाव आना शुरू हुआ। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तुरंत भारत पर जबरदस्त भू राजनीतिक दबाव बनाया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को फोन करके धमकियां दी कि अगर ये टेस्ट हुआ तो भारत को बर्बाद करने वाले कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाती, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। नतीजतन भारत को मजबूरी में अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 1995 की वो विफलता भारतीय कूटनीति और विज्ञान जगत के लिए बहुत चुभने वाली थी, बहुत निराशाजनक थी। लेकिन इसने भारतीय नेतृत्व को एक बहुत अहम सबक भी दिया। सबक ये था कि अगली बार जब भी तैयारी होगी तो काम इतना खुफिया होना चाहिए कि आसमान से झांकती हुई किसी भी अत्याधुनिक आंख को हवा तक न लगे। और फिर दौर आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। जी, 1996 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर कलाम और प्रमुख वैज्ञानिक R चिदम्बरम को टेस्ट की तैयारी शुरू करने को कहा। लेकिन वो सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई और ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट एक बार फिर फाइलों में दब गया। लेकिन अंततः 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा मजबूत स्थिति के साथ सत्ता में वापस आए तो उन्होंने बिना कोई समय गवाए न्यूक्लियर टेस्ट को अपना अंतिम गो अहेड दे दिया। और फिर शुरू हुआ असली मिशन। और यहाँ से जो शुरू हुआ वो दुनिया की किसी भी जासूसी कहानी, किसी भी टॉम क्रूज की फिल्म को आसानी से मात दे सकता है। सही कह रहे हैं आप। सोचिए, खुले रेगिस्तान में काम करना है जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। उस समय CIA की सैटेलाइट इतनी ताकतवर थीं कि वो अंतरिक्ष से पोखरण की रेत पर पड़े एक छोटे से निशान या किसी गाड़ी के टायर के निशान को भी स्पष्ट कैप्चर कर सकती थीं। और इस बार सेना को भी शामिल किया गया। जी, इस बार इस असंभव सीक्रेसी की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों के साथ साथ 58 इंजीनियर रेजिमेंट को दी गई। ये तय किया गया कि सारा का सारा काम रात के घने अंधेरे में होगा। वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट और उनके गुजरने के समय की पूरी गणना कर ली थी। उन्हें पता था कि ब्लाइंड स्पॉट्स कब आते हैं। हाँ, उन्हें पता था कि सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स कब आते हैं।
और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में लैब कोट के अलावा कुछ ना पहना हो, वो अब नकली नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर कलाम का नाम बदल दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज का कोड नेम दिया गया और आर चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज कहा जाता था। सब आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। सभी वैज्ञानिक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर और भारी बूट पहनकर साइट पर जाते थे। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। ये इसलिए किया गया ताकि अगर अंतरिक्ष से कोई तस्वीर ली भी जाए तो देखने वालों को यही लगे कि सेना का कोई सामान्य रूटीन अभ्यास चल रहा है। इस छलावरण या कहें कैमोफ्लाज की बारीकियां वाकई अचरज में डालने वाली थीं। आर्मी के जवानों ने सेंसर केबल्स को बिछाने के बाद उन्हें रात में ही वापस रेत से ढकने का काम किया ताकि सुबह होने पर कोई निशान ना बचे। असली दिखने वाले नकली पेड़ भी लगाए थे उन्होंने। हाँ, सैटेलाइट्स के सेंसर्स को धोखा देने के लिए पोखरण के उस सूखे इलाके में असली दिखने वाले नकली पेड़ पौधे और झाड़ियां तक उगाई गईं। और शाफ्ट को कैसे ढका था? जहां बम को शाफ्ट में रखा जाना था, उस पूरे इलाके को स्पेशल कैमोफ्लाज नेटिंग से ऐसे ढका गया था कि वो ऊपर से देखने पर सिर्फ रेत का एक आम टीला नजर आता था। सुबह होने से पहले साइट पर हर एक चीज वैसी ही कर दी जाती थी जैसी वो एक दिन पहले थी। मैं तो उन रिपोर्ट्स में यहाँ तक पढ़ा है कि हवा के रुख का भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता था। ट्रकों को इस तरह से चलाया जाता था कि हवा उनके टायरों के निशान अपने आप मिटा दे। हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि CIA को भनक तक नहीं लगी। और फिर आती है 11 मई 1998 की वो ऐतिहासिक दोपहर। समय फिर से वही चुना गया, दोपहर के 3:30 बजे, जब हवा का बहाव रुक गया था। हाँ, जब हवा का बहाव रुक गया और मौसम अनुकूल था तो पोखरण में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 3 जबरदस्त न्यूक्लियर धमाके हुए। पूरी धरती कांप उठी थी। धरती इतनी जोर से कांपी कि इस बार दुनिया भर के सिस्मोग्राफ की सुइयां टूटती नजर आईं। और इस सरप्राइज को और बड़ा करते हुए 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और धमाके कर दिए। इस पूरी ऐतिहासिक और बेदाग सफलता को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। भारत ने दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके खुद को एक पूर्ण न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत एक ऐसा इकलौता देश बन गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की लाख कोशिशों के बावजूद पूरी तरह से अपनी खुद की तकनीक और अपने संसाधनों के दम पर ये मुकाम हासिल किया था। और जहां हम जश्न मना रहे थे, वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के खुफिया खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। CIA की तो मानो दुनिया ही लुट गई थी कि अरबों डॉलर की उनकी सैटेलाइट्स और दुनिया का सबसे बेहतरीन खुफिया नेटवर्क पूरी तरह से फेल कैसे हो गया। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जब भारत ने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया तो उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे उनका सामना भारत ने कैसे किया? क्योंकि जैसा कि अपेक्षित था, अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। यहीं पर डॉक्टर कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने न सिर्फ तकनीकी मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत का बचाव बहुत शानदार तरीके से किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये टेस्ट के तुरंत बाद डॉक्टर कलाम ने दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि भारत का हजारों सालों का इतिहास गवाह है कि हमने आज तक कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। मतलब ये सिर्फ सुरक्षा के लिए था। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया कि यह हथियार किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भारत की अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए है। भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो भारत ने उन संधियों को कितनी स्मार्टनेस से हैंडल किया, ये देखना भी कमाल है। बहुत ही चालाकी से किया गया था। दुनिया भारत पर आरोप लगा रही थी कि भारत ने CTBT का उल्लंघन किया है, लेकिन अगर CTBT के नियमों को पढ़ें तो उसमें जल, थल और हवा में टेस्टिंग पर रोक थी। और हमारा टेस्ट अंडरग्राउंड था। भारत ने जो टेस्ट किया वो जमीन के बहुत नीचे था और उसका रेडिएशन बिल्कुल भी बाहर नहीं आया, इसलिए तकनीकी रूप से वो CTBT का उल्लंघन नहीं था। और NPT का क्या? MPT की बात करें तो भारत ने शुरू से ही उस पर कभी साइन नहीं किया था, तो उसके नियम भारत पर लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही। और रही बात NSG की, तो अमेरिका भारत पर बाहर से न्यूक्लियर संसाधन चोरी करने या मंगवाने का आरोप नहीं लगा सका, क्योंकि इस टेस्ट में इस्तेमाल किया गया सारा का सारा रिसोर्स, तकनीक और ज्ञान पूरी तरह से भारत का अपना था, 100% स्वदेशी। कानूनी और तकनीकी रूप से पश्चिमी देश भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
ये भारत की कूटनीतिक और वैज्ञानिक दोनों ही मोर्चों पर एक बहुत बड़ी और स्थायी विजय थी। हाँ, और कुछ ही सालों में अमेरिका को ये मानना पड़ा कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और धीरे धीरे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। बिल्कुल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये सिर्फ कुछ बम बनाने की कहानी नहीं है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपे गए एक महान सपने और जिद की कहानी है। बहुत सही कहा आपने। जो सपना डॉक्टर होमी भाभा और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था, जो बीज उन्होंने संघर्षों के बीच बोया था, जिसे इंदिरा गांधी जी ने सींचा और अंततः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति से उसे एक विशाल वटवृक्ष में बदल दिया। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस की असली ताकत। सही बात है। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां हों, पूरी दुनिया आपके खिलाफ लामबंद हो, आपके पास बजट और संसाधनों की भारी कमी हो और आप पर कड़े से कड़े प्रतिबंध थोपे गए हों, तब भी अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपको रोक नहीं सकता। भारतीय वैज्ञानिकों और सेना के इस अद्वितीय तालमेल ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि दृढ़ निश्चय के आगे दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं टिक सकती। और आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, जरा कल्पना कीजिए 1990 के दशक में जब तकनीक आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सीमित थी, जब इंटरनेट और संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, तब भी इतनी बड़ी और जटिल गुप्त योजना को दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ताकतवर सैटेलाइट से पूरी तरह छुपा लिया गया। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है। वही तो, आज के इस आधुनिक दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 24 घंटे चलने वाले एडवांस्ड साइबर सर्वेलांस के चरम पर बैठे हैं, जब आसमान में हजारों सैटेलाइट्स हर छोटी हलचल पर नजर रख रही हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि दुनिया भर के फैले हुए वीरान रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों की कंदराओं या फिर महासागरों की अंधी गहराइयों में आज भी ऐसे कितने ही सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, जिनकी भनक शायद दुनिया को कभी ना लगे, जब तक कि एक दिन अचानक से फिर से धरती ना कांप उठे। आज की इस लंबी और विस्तार से भरी चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही शानदार और अनसुने विषय के साथ। जय हिंद। जय हिंद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।